सभी को नमस्कार। आज हम बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के अंतर्गत जो आपका लर्निंग एंड कॉग्निटिव वाला जो पेपर है, मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हम सीखने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सीखने का अर्थ, सीखने की परिभाषाएं, सीखने की विशेषताएं, सीखने की प्रभावशाली विधियां और सीखने का जो निष्कर्ष है उसके बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे जो है हम पढ़ेंगे। सीखने के कुछ नियम होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसको स्थापित किया है, और स्थापित करने के बाद में वो नियम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। तो जीवन में बहुत सारे जो जीवन जीने के जो नियम होते हैं, उन नियमों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सीखने व सिखाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज हम पढ़ते हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो नियम आएगा, अभ्यास का नियम। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है परिणाम का नियम। तीसरा जो नियम है वह तत्परता का नियम। ये मुख्य नियम होते हैं। कुछ अन्य नियम भी है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अन्य नियम जो है, प्रथम जो इसके अंदर है नवीनता का नियम, अन्य नियम के अंतर्गत। और दूसरा जो है प्राथमिकता का नियम। ये तीन नियम जो है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं, थॉर्नडाइक ने जो ये नियम बनाए हैं, उसमें ये तीन नियम मुख्यतः जो है सिद्ध हुए हैं। समय समय पर उन्होंने क्या है, कई प्रकार के प्रयोग किए हैं कई प्राणियों पे। तत्पश्चात वो है इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। सबसे पहले है अभ्यास का नियम, जो प्रमुख नियमों में से एक है। इधर अंत में अन्य जो नियम है वो भी मुख्य ही है, परंतु उसे प्राथमिकता के स्तर पर अंत पे रखा गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन नियमों की खोज की है। ये तीन नियम हैं, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा परिणाम का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। हम सर्वप्रथम अभ्यास के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियमानुसार जिस क्रिया की आवृत्ति या पुनरावृत्ति की जाएगी वह सरल हो जाएगा। उसे हम अधिक निपुणता, कुशलता व शीघ्रता से कर सकेंगे। यदि किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो वह सीख लिया जाता है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम भी कहा है। तो अभ्यास का नियम और उपयोग का नियम एक ही है। कई बार अभ्यास के नियम के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है और कई बार उपयोग का नियम के समर्थक कौन है, तो यह भी थॉर्नडाइक ही है। इसके विपरीत एक और जो नियम है, इसके विपरीत यदि किसी कार्य को बहुत समय तक नहीं किया जाता है तो वह अनुपयोगी हो जाता है। उसे हम क्या करते हैं, यदि बहुत समय तक उस कार्य को नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे उस कार्य को भूलने लगते हैं।
तो इसे थॉर्नडाइक ने अनुपयोग का नियम कहा है। हिंदी में भी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यदि आप इस दोहे को अपने चरित्र में चरितार्थ करोगे तो आपको लगेंगे कि हम किसी भी कार्य को अभ्यस्त होते हैं, बार बार करते हैं और उस कार्य में अभ्यस्त होते हैं, और तो उस कार्य को हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात चरितार्थ होती है। इसी प्रकार यदि जीवन में कई प्रकार के अपन काम सीखते हैं, परंतु उसका उपयोग यदि दैनिक जीवन से नहीं होता है तो हम उस कार्य को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, है ना। तो वो ये अगर वो उपयोग होता है तो उस कार्य में क्या होता है, अपनी स्थायिता आती है। और यदि उस कार्य को हम कभी कभार करते हैं तो उस कार्य को हम भूलने लगते हैं। तो अनुपयोग का नियम यहाँ पर आता है। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही आते हैं ये उपयोग और अनुपयोग का नियम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सीखने में अभ्यास की, है ना, बड़ी ही आवश्यकता रहती है, बड़ी ही भूमिका होती है, और बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप मुद्र लेखन, साइकिल चलाना, टेनिस, तैराकी आदि, इन सभी में जितना हमारा अभ्यास होगा उतने ही हम अधिक निपुण व अभ्यस्त होते जाएंगे। अभ्यास न रहने पर सारी निपुणता और कुशलता जाती रहेगी। यदि आपने टाइपिंग सीखी है, जिसको मुद्र लेखन कहते हैं, टाइपिंग सीखने के बाद में यदि उस टाइपिंग को आप बराबर नहीं करते हैं, अपने चरित्र में नहीं अपनाते हैं, तो इसकी बहुत सी जो बातें हैं वो अपन भूल जाएंगे। इसी प्रकार स्विमिंग होती है ना। तो स्विमिंग में भी क्या होता है यदि आप तैरते रहते हैं तो ठीक है। स्विमिंग में खारा पानी और हल्के पानी का अलग अलग, स्विमिंग में आपका जो भी वजन के हिसाब से आप करते हो काम, तो वो अगर आप नहीं करोगे तो एक समय के बाद में आपको तैरना भूल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कम से कम पानी का जो गहराई वाला जो स्थान होगा वहाँ पर तैरने का प्रयास करोगे, ताकि वहाँ आपको वापस अभ्यस्त हो जाए। तत्पश्चात आप तैरना प्रारंभ करोगे। साइकिल चलाना से ही हम अगला जो है मोटरसाइकिल और अन्य साइकिलें, स्कूटर वगैरह सीखते हैं। तो ये सभी बातें इसमें आती हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा सीखने का जो दूसरा नियम है, परिणाम का नियम आता है। परिणाम के नियम को संतोष व असंतोष, दो नियमों से थॉर्नडाइक ने इसको बांटा है। संतोष व असंतोष नियम है। भी कहा जाता है, यदि किसी काम को करने में हमें सुख व संतोष की अनुभूति होती है तो हम उस कार्य को अच्छा और बार बार करना चाहेंगे। इसके विपरीत यदि किसी कार्य को करने में हमें असंतोष होता है, दुख होता है, तो उस कार्य को करना हम कतई पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संतोष व असंतोष का नियम आया है, जिसे आप सुख और दुख का नियम भी कह सकते हैं। प्रभाव व परिणाम का नियम भी कह सकते हैं। कई बार परीक्षा में अनेक दृष्टिकोण से यह पूछा जाता है, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी प्रकार की शंका आपको नहीं रखनी है। तीसरा जो नियम है आपका तत्परता का नियम। उससे पहले इससे पहले परिणाम के नियम में मैं कहना चाहूँगा कि मॉर्गन व गिलीलैंड मनोवैज्ञानिक महोदय ने कहा है कि वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं वे पक्के हो जाते हैं, एवं वे कार्य जिनके परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सरलता से पक्के नहीं होते हैं। इसमें पुरस्कार और दंड का उपयोग भी लागू होता है। पुरस्कार व दंड का नियम भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। तत्परता का
नियम। इस नियमानुसार जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए पहले से ही तैयार व तत्पर रहता है तो वह प्रक्रिया उसके लिए आनंददायी व संतोषप्रद होती है। परंतु यदि वह कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तत्पर व तैयार, मानसिक व शारीरिक रूप से तत्पर या तैयार नहीं रहता है, अर्थात उसके सीखने की जो इच्छा है वह नहीं रहती है, तो बाध्य किए जाने पर भी वह उस कार्य को नहीं करेगा और एक समय के बाद में झुंझला उठेगा या चिड़चिड़ करेगा और कुछ वह उस कार्य को सीख भी नहीं सकेगा। वास्तव में तैयारी के अभाव में अभ्यास व प्रभाव का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें आपने देखा होगा किस प्रकार तत्परता, मान लीजिए आपकी दिली इच्छा है कि मैं इस कार्य को करूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यंजन है आप बनाना चाहते हैं, आज आपने आलू मटर की सब्जी बनाना चाह रही है, परंतु आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से तैयार हो। जब शारीरिक व मानसिक रूप से आप तैयार होंगे और तो आप उसमें आपकी जो खाने की इच्छा क्या है कि आज मैं रोटी के साथ में आलू मटर की सब्जी खाऊंगा या खाऊंगी। तो कैसे जब खाऊंगा या खाऊंगी तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसकी जो सामग्री है उसको आप तैयार करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो दिली इच्छा जो है, आपकी जो आशा है आज आलू मटर की सब्जी खाने की है। तो इसमें ये बात आती है कि तत्परता के नियम में तत्पर आप कितने हो कार्य के प्रति, है ना? कार्य के प्रति तत्पर रहना, इसमें मूल बात यह पर यहाँ पर यह आती है कि आप कार्य के प्रति कितने तत्पर हो। तैयारी के अभाव में अभ्यास व प्रभाव का कोई महत्व नहीं है। यहाँ यदि आप तैयारी नहीं करते हैं, तत्पर नहीं होते हैं, तो वह कार्य अच्छा नहीं होगा। अगला जो है आपका अन्य जो नियम है उसके अंतर्गत नवीनता का नियम व प्राथमिकता का नियम। नवीनता के नियम के अंतर्गत जिस क्रिया का अभ्यास जितना नवीन होगा, मनुष्य उतना ही अधिक सक्षम होगा और उतना ही अधिक सीखेगा। इस दृष्टि से गेट्स ने अपने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में लिखा है। गेट्स महोदय जो मनोवैज्ञानिक है, बहुत अच्छे, इनकी जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात गेट्स महोदय ने, कि और सब बातें समान होने पर भी अभ्यास जितना नवीन होगा, परिस्थितियाँ तथा प्रक्रिया के मध्य संबंध उतने ही दृढ़ होंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। और सब बातें समान होने पर भी अभ्यास जितना नवीन होगा, अर्थात नवीनता लिए हुए होगा, उतनी ही परिस्थिति व प्रक्रिया के मध्य संबंध दृढ़ व प्रगाढ़ होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य को ही मैं लेना चाहूँगा। शिक्षण कार्य जैसे आप 30 दिन के लिए या आप जो भी है शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में जाओगे, तो शिक्षण कार्य को कराने के लिए आपको प्रतिदिन अपने शिक्षण में दिनों दिन नवीनता लानी पड़ेगी कि आज मैंने प्रश्नोत्तर विधि से यदि पाठ को पढ़ाया है तो कल मैं इससे अच्छी और विधि का प्रयोग करूँगा, जैसे सचित्र प्रणाली का उपयोग करूँगा, चित्र भी कुछ चार्ट में बना के लाऊंगा, कुछ जो मॉडल्स होंगे उसको मैं बना के लाऊंगा। प्रश्नोत्तर विधि तो सर्वदा विधि रहती ही है, उस विधि के माध्यम से अपन पढ़ाते ही है, परंतु उसको रोचक अगर बनाऊंगा तो नए नए जब आप उपयोग करोगे तो जो छात्र क्योंकि उस विद्यालय के कक्ष में अनेक प्रकार के छात्र पढ़ रहे होते हैं, जिसमें सामान्य बुद्धि,
तीव्र बुद्धि, है ना, निम्न बुद्धि, और भी कई बुद्धि के प्रकार के बच्चे जो क्या शारीरिक संरचना और मानसिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, उन सभी में क्या है, रुचि जागृत होगी। अब वो सोचेंगे, देखो सर आए हैं और सर अब अपने को अनेक प्रकार की विधियों से पढ़ाएंगे, तो वो देखेंगे चार्ट में आज सर ने क्या बना के लाया है, मॉडल में आज सर ने क्या बना के लाया है। तो नवीन, है ना, नए नए तरीके से यदि आप पढ़ाओगे तो शिक्षण आनंददायी और अच्छी होगी। और जो चीज़ आप उनको समझाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीज़ उनको गहराई से समझ में आएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्राथमिकता का नियम, प्रायोरिटीज को कहते हैं। इस नियम के मुताबिक व्यक्ति जिन क्रियाओं को सबसे पहले करता है उनका प्रभाव सबसे अच्छा व गहरा पड़ता है। विद्यार्थी जब विद्यालय में नया नया भर्ती होता है तो प्रथम कुछ दिनों के अनुभव से जीवन भर नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार बाद में जब वो किशोरावस्था में होता है और युवावस्था को प्राप्त करता है, तो युवावस्था में आने पर जब वो वैवाहिक जीवन में बनता है, अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो इसी प्रकार उसमें जब वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक जो अनुभव होते हैं उसे भी उसके सदा सदा के लिए याद रहते हैं। तो प्राथमिकता, आप जो भी कार्य कर रहे हो, प्राथमिकता से यदि उस कार्य को करते हैं, और यदि प्रथम बार जो होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी का अपने पर पड़ता है तो वो बहुत ही अच्छा पड़ता है। इसमें यह मूल बात यहाँ पर आ रही है। और अधिगम व सीखने के गौण नियम भी है, जिसकी बात अपन अगले सत्र में करेंगे। उससे पूर्व जो है अपन बात कर लेते हैं कि अध्यापक नहीं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक, है ना, जिसे तत्व भी आप कह सकते हो और भी घटक भी आप कह सकते हो, ये सभी पर्यायवाची है। परीक्षा में किसी भी उसमें आ सकता है तो आपको पूछ सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। आज हमने अभ्यास के प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, और उसके अलावा एक अन्य जो नियम है उसमें भी हमने प्राथमिकता का नियम और क्या पढ़ा था अपन ने, नवीनता का नियम, है ना। इसमें सीखने या अधिगम में प्रगति कई बातों पर निर्भर करती है। नीचे की पंक्तियों में ऐसे कारकों का वर्णन किया जाएगा जो सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व। सीखने का वातावरण, यदि हम बालक बालिका को उचित वातावरण नहीं देते हैं तो वह सीख नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कक्षा कक्ष में यदि वो बालक बालिका पढ़ती है, परंतु घर में कोई घटना हो जाए और बालक बालिका कक्षा कक्ष में है, तो वह मानसिक रूप से तो कक्षा कक्ष में होगा, परंतु शारीरिक रूप से वहाँ पर नहीं होगा। तो सीखने का जो वातावरण है वो प्रभावित करेगा। साथ ही साथ कक्षा कक्ष में यदि अनेक प्रकार के चित्र, चार्ट, है ना, और कक्षा कक्ष में संख्या, उठने बैठने की, टेबल कुर्सी की जो व्यवस्था है, तो विद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था है, यदि उसके सीखने के अनुकूल होगी, उस वातावरण के अनुकूल होगी, तो विद्यार्थी जल्द से जल्द सीख जाएगा। इसी प्रकार से शारीरिक व मानसिक
स्वास्थ्य। हमने देखा कि कई तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यालय के कक्षा कक्ष में होते हैं। तो जब कई तरह के विद्यार्थी होते हैं तो उसमें मंद बुद्धि के भी होते हैं, सामान्य बुद्धि के भी होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, उच्च बुद्धि के होते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से पिछड़े बालक बालिकाएं भी होते हैं, है ना, जो जिनके अंग भंग होते हैं, कोई शारीरिक रूप से, या किसी की आंख नहीं होती है, कोई विकलांग भी होता है। ये सभी प्रकार के जो छात्र होते हैं, तो जब तक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इन सभी छात्रों को मेंटली और क्या होते हैं स्वस्थ शरीर, महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका विकास संभव नहीं होगा। तो सर्वप्रथम क्या होते हैं कि स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, उसके बाद में ही स्वस्थ मस्तिष्क चलता है। तो ये बातें यहाँ पर लागू होती है। तो सीखने के लिए वो उसको शारीरिक व मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व स्वच्छ रहना होगा। सीखने का नियम, सीखने के नियम, सीखने के नियम के अंतर्गत हमने देखा होगा, पढ़ा था अभी, कि सीखने के कुछ प्रभावकारी जो नियम थे, अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार अभ्यास, प्रभाव या परिणाम और तत्परता का नियम, इसी प्रकार उसमें अन्य जो नियम थे नवीनता व प्राथमिकता का नियम। यदि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई बालक व बालिका पढ़ता है या पढ़ती है और अपने आचरण में इस नियमों को लाता है, तो वह जरूर ही, वो कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र का में काम करता हो या किसी भी क्षेत्र के लिए उसको गृह कार्य दिया जाए, वह उस कार्य को अच्छा करेगा। अब मान लीजिए कोई विषय वस्तु उससे समझ में नहीं आती है, तो उसे एक बार नहीं पढ़े, उसे बार बार पढ़े। जब उसे बार बार पढ़ेगा या कोई संबंधित व्यक्ति या अध्यापक या अभिभावक उसको समझाएगा, तो उसे वो चीज़ बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। परंतु उसे अपने स्तर पे उसे तैयारी करना। तो सीखने के भी कुछ जो नियम होते हैं, यदि उनकी अनुपालना करें तो विषय वस्तु हमें गहनता से समझ में आती है। सीखने के लिए आयु और विधियाँ, आयु और विधियाँ। कक्षा कक्ष में और विद्यालय में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, वह पाठ का निर्माण जो है आयु और विधियों के अनुसार ही होता है। जब अध्यापक किसी विषय को प्रसारित करता है या प्रस्तुतिकरण करता है, उसमें आयु, विधियाँ व प्रविधियाँ विशेष ध्यान रखती है। जब अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है और किसी विषय के बारे में जब वो पढ़ाता है, तो किस तकनीकी का उपयोग करता है ना, तो ये प्रविधियाँ जो होती है वो उसके अंतर्गत आता है। जब वो कोई व्याख्या करता है व्याख्यान के माध्यम से, मान लीजिए मैं आंखें पढ़ा रहा हूँ, उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा आंखों का विषय? विज्ञान के अंतर्गत। तो यदि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आँखें, तो आँख की क्या मुझे चित्र लाना पड़ेगा, है ना। आँख की जो बातें होती है, आंतरिक संरचना और आँख की बाह्य संरचना, ठीक है। जब आँख की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना के बारे में बात करेंगे, तो आँख को किस प्रकार बाह्य संरचना होती है उसके बारे में चर्चा होगी, और आँख की आंतरिक संरचना, परंतु उसमें आँख का आपको चित्र भी साथ में लाना पड़ेगा, है ना। तो आपको उसकी सारी बातें उसको छात्र को समझानी पड़ेगी। तो आपने किस प्रविधि तकनीक का उपयोग करते हुए, किस विधि मेथड का सहारा लेते हुए बालक बालिका के स्तर, है ना, आयु मतलब स्तर का ध्यान रखते हुए आपने पाठ को गहराई से व गहनता से उनके स्तर के अनुसार बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हुए आपने उसको समझाया, वो चीज़ इसमें आती है। तो उस चीज़ को वह बहुत जल्दी ही सीखेगा, है ना। तो सीखने के जो घटक तत्व में ये भी आता है, सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, इच्छा का मतलब होता है अंग्रेजी में
विल पावर। अनेक प्रकार के छात्र छात्राएं विद्यालय में पढ़ने आते हैं और कक्षा कक्षों में बैठे होते हैं। उनमें कितनी विल पावर होती है सीखने की। जब तक सीखने की इच्छा उनमें मन में नहीं होगी तो वह उस बात को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक छात्र हिंदी में रुचि ले, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक छात्र विज्ञान में रुचि ले, गणित में रुचि ले या अन्य कोई विषय में। हो सकता है कोई छात्र किसी भी विषय में रुचि न लेकर के संगीत में रुचि ले, खेलकूद में रुचि ले। तो जिसकी इच्छा शक्ति जिस विषय में प्रबल होगी, है ना, उस विषय में वह पारंगत या अच्छा होगा। इसमें यहाँ पर ये बात आती है। पूर्वानुभव व सीखने के लिए अभ्यास। अपना जो है पूर्वानुभव व अभ्यास। जब कोई पाठ पढ़ाया जाता है ना, तो उसे पूर्व अनुभवों से जोड़ा जाता है। पूर्व धन अनुभव, यहाँ पर ये है पूर्व धन अनुभव। बालक का जो अनुभव है वह सीमित नहीं होता है, उसे अनुभव लगभग लगभग होता है। उस अनुभव को हमें क्या करना पड़ता है, विषय से जोड़ना पड़ता है। कंटेंट है ना, जो भी आपका कंटेंट है उससे उसको जोड़ना पड़ता है। जब विषय से उसको जोड़ते हैं और तो वह विषय रुचिकर बन जाता है। अर्थात आपको विषय से सामान्य जो दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे विषय को जोड़ते हुए यदि आप पाठ पढ़ाते हैं तो छात्रों को अधिक से अधिक समझ में आता है। साथ ही साथ सीखने के जो नियम हैं, है ना, जिन नियमों में अपने बात करी थी, बाद में और भी नियमों की बात करेंगे। तो सीखने के जो नियम हैं उनको यदि अनुपालना में लाएं, अपन अपने शिक्षण के अनुपालना में लाएं, तो वह किसी भी विषय वस्तु को जो हो बहुत जल्दी ही सीख लेता है। अगला जो है ज्ञान और क्रिया से संबंध करना। ज्ञान और क्रिया से संबंध करना। ज्ञान को नॉलेज हो गया, क्रिया प्रोसेस हो गया। ये नॉलेज हो गया, KNOWLEDGE, है ना। तो नॉलेज व प्रोसेस। ज्ञान तो एक अध्यापक में ज्ञान बहुत है, परंतु उसे ज्ञान को प्रसार व प्रचार करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, उसको नहीं आता है, तो ज्ञान क्या होगा, बराबर छात्रों तक नहीं पहुँचेगा। तो जब अधिगम सीखते हैं कोई चीज़, तो उसको क्रमबद्धता से सीखने का आपको जो भी अध्यापक अध्यापिका है उसको रखना पड़ेगा। उसको सरलता व सुगमता का ध्यान रखना पड़ेगा। सहज होकर के पाठ को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इन बिंदुओं को यदि वो ध्यान में रखता है तो उसका ज्ञान और विषय पर पकड़ होनी चाहिए। विषय पर पकड़ होनी चाहिए। बालकों का ध्यान होना चाहिए उसे, किस प्रकार के बालक बालिकाएं, है ना, कोई मतलब वो हसमुख है, बालक के संवेगों का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो ज्ञान को प्रचार व प्रसार करने के लिए सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसको ज्ञान को क्रिया मतलब कुछ करके उसको बताना पड़ता है। अगला है लगन से काम करना। लगन से काम करना, ये सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पर कि सीखने को प्रभावित करने में लगन होनी चाहिए। कहते हैं जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें लगन विशेष होता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। तो 10वीं कक्षा में जब वो अनुत्तीर्ण होता है और उसे दोबारा प्रयास उसको सप्लीमेंट्री के दौरान दिया जाता है, तो यदि वो लगन से नहीं पढ़ेगा, उसे ट्यूशन लगाया जाता है। उस जिस विषय में वो अनुत्तीर्ण हुआ है, जैसे मान लीजिए विज्ञान में अनुत्तीर्ण होता है, गणित में अनुत्तीर्ण होता है,
तो गणित का शिक्षक या गणित व विज्ञान का शिक्षक यदि उससे लगन से उस पाठ को पढ़ाएंगे और छात्र लगन से उसको पढ़ेगा तो जरूर ही उसमें उत्तीर्ण होगा। उसको ये देखना पड़ेगा कि भी कौन कौन से स्तर पे इस बालक बालिका को कठिनाई आती है, तो उस स्तर को वो जांच करके उसे अनेक प्रकार के उदाहरण द्वारा, अनेक प्रकार के जो पाठ्य सहगामी जो टीचिंग एड्स जो होते हैं उससे बता करके उसको पाठ में किस प्रकार उसको उसकी जो क्या है इच्छा जो है जागृत करेगा। अगर लगन होगी तो वह उसमें अवश्य ही अच्छे नंबरों से पास होगा। तो जिस क्रिया में लगन नहीं है ना, मन अगर आपका नहीं लगता है तो आप उस कार्य को अच्छा नहीं कर पाएंगे। यह भी एक सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व व घटक है। प्रतिस्पर्धा, अंत में जो है प्रतिस्पर्धा, इसको हम क्या कहते हैं सामान्य शब्दों में प्रतियोगिता। वर्तमान में चीन के बाद में भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, उसमें हम कहीं ना कहीं अपना स्थान वहाँ रखते हैं, द्वितीय स्थान रखते हैं विश्व में जनसंख्या के आधार पे। तो भारत में काफ़ी जनसंख्या है, अर्थात भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है अनेक प्रकार की उस क्षेत्र में क्या है प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है। अर्थात यदि कोई पद निकलता है तो उस क्षेत्र व उसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। उन प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में अपने को अपना स्थान निश्चित करना पड़ता है। कक्षा में भी जब पहले तो अंकों के माध्यम से प्रथम व द्वितीय स्थान आता था, परंतु अभी वर्तमान में क्या है ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। परंतु ग्रेडिंग सिस्टम में भी ABC, साथ ही साथ इनके साथ में प्लस भी होता है। तो A++ जो होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, अर्थात 90% के आसपास उनका होता है क्या आकलन होता है। तो प्रत्येक जो अभिभावक है, प्रत्येक माता पिता है, वे चाहते हैं कि भी मेरा जो पुत्र पुत्री है वो समाज में है ना, समाज के साथ में कक्षा में विद्यालय में वो अपना स्थान निश्चित करें और अच्छा पढ़े। तो उस प्रतिस्पर्धा में छात्र की जो मानसिक स्थिति है, छात्र की शारीरिक स्थिति है, छात्र की अन्य जो स्थिति है पारिवारिक स्थिति है, छात्र के पिता और माता की आर्थिक स्थिति है ना, सांस्कृतिक साहित्यिक स्थिति है, ये मतलब कितने पढ़े लिखे हैं पिताजी और माताजी। यदि पढ़े लिखे नहीं है तो मान लीजिए अनपढ़ है तो वो अपने बच्चों को ट्यूशन वूशन भेजते हैं या बच्चे अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। ये सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा का दौर होता है, उसमें उसको अपना स्थान निश्चित करना पड़ता है। चाहे वह विद्यालय की कक्षा की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, जब तक वो अपना स्थान निश्चित नहीं करेगा तो उसे अपनी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सीखने को भी यह प्रभावित करती है ना, स्वाभाविक भी इसमें सीखने को आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है ना, इससे पहले जो पढ़ा है हमने, आज अपन बात करते हैं सीखने के नियम हमने पढ़े हैं। सीखने के नियम में जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उसके जो नियम हैं, अभ्यास का नियम है, जो उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रभाव का नियम है, परिणाम व प्रभाव का नियम, सुख व दुख का नियम, पुरस्कार व दंड का नियम, और साथ ही साथ संतोष व असंतोष का नियम भी इसके अंतर्गत आता है, जो पढ़ा है अपन ने। इस प्रकार तीसरा जो है तत्परता का नियम, अर्थात जिस किसी कार्य के लिए जितने तत्पर होंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसको भी हम अभ्यास व प्रभाव का नियम कहते हैं। अन्य नियमों के अंतर्गत हमने नवीनता का नियम पढ़ा और प्राथमिकता का नियम पढ़ा। जो कार्य जितना दिन प्रतिदिन नवीनता लिए हुए होगा उस कार्य की छाप उतनी ही अच्छी होगी। उसी प्रकार प्राथमिकता का नियम, प्रायोरिटी, जिस कार्य को हम जितना अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उस कार्य की प्रायोरिटी उतनी ही होगी। उसी प्रकार फिर बाद में जो है हमने दूसरा जो टॉपिक है अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक
तत्व, घटक, एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। इसमें जो है सीखने का वातावरण है ना, दूसरा शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अच्छा हो, मतलब सीखने को ये प्रभावित करते हैं शारीरिक व मानसिक दृष्टि से, जिसमें आपने चर्चा करी थी। तीसरा, सीखने के नियम, जो हमने पूर्व में चर्चा करी थी, और भी जो नियम है उसके बारे में, अन्य नियम है उसके बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे। चौथा है आयु व विधियाँ, प्रविधियाँ, है ना, ये सभी बातें इसमें आती हैं, क्योंकि कौन से स्तर की जो आयु के लोगों को कौन सी विधि व प्रविधि का प्रयोग करते हुए उसको अच्छे से अच्छा अपन सिखा सकते हैं। पांचवा, इच्छा या विल पावर, जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे। इसी प्रकार सीखने की क्या इच्छा है, आपकी कितनी इच्छा, मतलब विल पावर काम करती है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं या अध्यापक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका सर दुख रहा है, तो वहाँ पर आपको वो उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्वानुभव, सीखने के लिए आपके पूर्व अनुभवों को विषय से जोड़ना बहुत जरूरी है। वो हर एक विषय दूसरे विषय से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो आपको को रिलेशन जिसको कहते हैं, सभी विषय एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करते हुए अपन उसको पढ़ा सकते हैं और छात्र उसको ग्रहण कर सकते हैं। नॉलेज एंड प्रोसेस, ज्ञान और क्रिया से संबंध करके सीखना कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपका जो ज्ञान जो है बहुत अच्छा है, और आप उस ज्ञान को प्रसार करने के लिए अनेक प्रकार के कहते हैं ना जो गुण होते हैं वो आप में होने चाहिए, तो अच्छी तरह से आप उस कार्य को सीख सकोगे। आठवां, लगन से काम करना, लगन से काम करना, है ना, लागे लगन रे। तो जिस कार्य में जितनी आपकी लगन होगी उस कार्य में उतने ही अच्छे आप बनते चले जाओगे, वो इस चीज़ में यहाँ पर आती है। और अंत में है आपका प्रतिस्पर्धा, है ना, क्योंकि विश्व में काफ़ी जनसंख्या वाले देश है, जिसमें से भारत भी एक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से इसका द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं हर क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने की, है ना, वो योग्यता आप में होनी चाहिए, तो वो इस क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बीए, बीएड, बीएससी, बीएड का जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पाठ है वो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ भी आपको कोई शंका है, समाधान है, तो आप शनिवार 12 से 2 के बीच में आकर के महाविद्यालय में समूह में कोरोना के नियमों की पालना करते हुए अपन बैठ सकते हैं और इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। जिन किसी ने भाई महाविद्यालय की फीस यदि नहीं भरी है, तो उनसे अनुनय विनय है कि वे महाविद्यालय की फीस भी अवश्य भरें और भर करके हमारा छात्र बनने का प्रयास करें। स्कॉलरशिप की समस्या का समाधान हो गया है, वे अपने खाते में समय रहते आपके इसमें आ जाएगी। तो आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।